वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का कंटिन्यूड वीडियो। इसके पहले हमने बहुत सारी बात की कि हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड एक तरीके से देखा जाए तो, यानी ग्लोबलाइजेशन होने के पहले वाला थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड जो है वो किस तरीके का था, क्या क्या चीज़ें होती थी, क्या तब भी ट्रेड होता था, क्या कभी चीज़ों का एक्सचेंज होता था। तो हाँ बिल्कुल, तब भी ट्रेड होता था, तब भी चीज़ों का एक्सचेंज होता था और बढ़िया से एक्सचेंज होता था। अब इस वीडियो में हमको क्या करना है, हमको 19th सेंचुरी के बाद के किस्से समझने हैं कि 19th सेंचुरी में अराउंड 1815 से 1914 जो वाला हिस्सा है, यानी कि एक करीब 100 साल का हिस्सा, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के बीच का आप ये पूरा फेज जो है वो समझ सकते हो कि ये जो 100 साल का पूरा अंतर है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चेंजेस आए, इसके बारे में हमको समझना है। तो अब पूरी तरीके से देखा जाए तो एक वर्ल्ड इकोनॉमी शेप हुई, एक बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो पूरा वर्ल्ड जो है वो लिंक होने लगा। पहले भी होता था, ट्रेड पहले भी हो रहा था, एक्सचेंज पहले भी हो रहा था, लेकिन अब काफी ज्यादा और चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले। वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन 19th सेंचुरी। फैक्टर्स जिनके कारण से ये जो वर्ल्ड रीशेप हुआ, या फिर बाउंड्रीज जो है, या एक्सटर्नल रिलेशन जो है, या सोसाइटीज जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई, किस कारण से हुई? पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक इंटरैक्शन के कारण। अभी क्या क्या, ये देखो, ये वर्ड कुछ ऐसे हैं जिनको अपने आंसर में काफी अच्छे से आप यूज कर सकते हो, जैसे कि पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, और हाँ ये चारों चेंजेस, कल्चरल चेंजेस। ये क्या क्या होता है इन शब्दों का मतलब? पॉलिटिकल मतलब तो आप समझते हो, है ना, जो अपना समाज से जुड़ा होता है या फिर लीडरशिप से जुड़ा होता है। कल्चरल चेंजेस मतलब जो हर अलग अलग कल्चर, अलग अलग कम्युनिटी होती है, वो क्या होता है, हमारा सभ्यताएं जो होती है ना, वो कल्चर होता है। एक सोशल चेंजेस, वही हमारा सामाजिक तौर पे अगर हम पूरी तरीके से देखें तो कि किस तरीके का हमारा समाज है, क्या सोच रखता है ना, ये सोशल चेंजेस भी देखने को मिले। साथ ही साथ में इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले, इकोनॉमिक मतलब पैसे से जुड़े चेंजेस भी देखने को मिले। तो बेसिकली ये फैक्टर्स या इनके इंटरैक्शन के कारण जो है वो काफी ज्यादा रीशेप सोसाइटी देखने को जो है वो हमको मिली अराउंड 19th सेंचुरी। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्होंने एक और चीज़ बताई कि बेसिकली जो फ्लो या मूवमेंट है, जो जिसके कारण से ये इकोनॉमिक एक्सचेंज हुआ, पैसों का एक्सचेंज हुआ, चीज़ों का एक्सचेंज हुआ, उसमें वो 3 तरीके के फ्लो हमको देखने को मिलते हैं, 3 तरीके के मूवमेंट अपने को देखने को मिलते हैं। इन्हीं के इंटरैक्शन से सभी का एक दूसरे की तरफ जाना, है ना, अलग अलग चीजें जो है वो होना, इन्हीं की वजह से जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी आए। जैसे कि पहला फ्लो कौन सा? ट्रेड का फ्लो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान, गुड्स, पैसा, ये क्लोथ, वीट, है ना, इनको एक्सचेंज करना इज द फ्लो ऑफ ट्रेड। रेफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स, एग्जांपल क्लोथ, वीट वगैरह सब कुछ, है ना। और साथ ही साथ में क्या हुआ? फ्लो ऑफ लेबर, यानी कि पीपल ऑल्सो वेंट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा ना कि कैसे यूरोप से लोग जो है वो शिफ्ट हुए, फ्लो किए कहाँ पे? अमेरिका में, है ना। साथ ही साथ में मूवमेंट ऑफ कैपिटल ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल मतलब पैसा, ऑल्सो ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो अगर हमको ये पूरा 19th सेंचुरी का जो चीजें हुई या जो चेंजेस हुए इनको अच्छे से समझना है, तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि इन्हीं तीनों के इंटरैक्शन के कारण जब सामान एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज हुए, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, जब पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, ट्रांजैक्शन होने लगे, उसी की वजह से मेनली जो है ये ड्रास्टिक चेंजेस सोसाइटी में आए थे। अब ऐसा नहीं है कि एक फ्लो को आप हटा दोगे तो काम नहीं चलेगा, चलेगा थोड़ा बहुत भी, लेकिन अगर हम इन तीनों को कलेक्टिवली समझ के आगे के हर फेज को हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा, ऐसी आपकी किताब आपको कहती है। दीज फ्लोज आर क्लोजली इंटरवुवन एंड दीज हैव अफेक्टेड लाइव्स ऑफ पीपल। जाहिर सी बात है, इंटरकनेक्शन कुड बी ब्रोकन, बट लुक एट 3 फ्लोज टुगेदर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग से भी हम पढ़ सकते हैं इन तीनों फ्लोज को, लेकिन एक साथ अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमको कंडीशन इस समय की समझने में आएगी। जैसे कि हम, आपकी पहली हेडिंग कहती है अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप, है ना, कि पूरे वर्ल्ड की एक इकोनॉमी जो है वो बनने लगी थी, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ माइग्रेशन, कैपिटल हुआ और कैसे उसकी वजह से इकोनॉमी बनी। इट ऑल स्टार्टेड विथ चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन। कहानी कहाँ से शुरू होती है?
फूड प्रोडक्शन के पैटर्न में बदलाव आया। पहले हिंदी में पूरी कहानी समझाती हूँ एक साथ, फिर आपको इंग्लिश में एक एक पॉइंट्स बता दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो ऐसा था कि अभी तक की जो कंट्रीज थी, इस समय तक अलग अलग कंट्रीज थी, वो क्या चाहती थी कि फूड में वो लोग सेल्फ सफिशिएंट रहें, यानी कि अपना उगाएं अपना खाएं, है ना, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव आया। कैसे बदलाव आया कि यूरोप में या फिर ब्रिटेन में या फिर जो नेशंस है जिनके बारे में हम यूजुअली अभी तक बात करते आ रहे हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, चीज़ें बढ़ने लगी, है ना, तो लोगों की फूड को लेकर डिमांड भी बढ़ने लगी, खाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, है ना। तो जब डिमांड बढ़ती है फूड की, खाने की, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्राइजेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं, है ना। डिमांड बढ़ी कि और चाहिए, तो फिर क्या होती है, प्राइजेस बढ़ती। कैसे बढ़ती है, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं, हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, आप भी सुनो अगर आपने नहीं सुना है तो। या मैंने जैसे 3 उंगली दिखाई, बहुत सारे वीडियो जो बच्चे जो मेरे साथ में जुड़े होंगे वो वैसे ही समझ गए होंगे। तो 3 पेंसिल है मान लो, और खाने वाले या लिखने वाले जो है वो 10 लोग हैं, है ना, ये जिनको जरूरत है पेंसिल की वो 10 लोग हैं, है ना। तो अब लेने को तो 3 पेंसिल ही है, तो क्या होगा ना कि जो भी जितनी कीमत इस पेंसिल की ज्यादा से ज्यादा देगा, ये पेंसिल उसको मिलेगी। कोई बोलेगा 50, कोई बोलेगा 100, कोई बोलेगा 150, है ना। तो ऐसे अलग अलग कीमत जितनी ज्यादा लगाएंगे, ये पेंसिल जो बेचने वाला है वो बोलेगा ठीक है मैं इसको दे देता हूँ। समझ में आई बात। तो ऐसे क्या होगा कि इन पेंसिल की कीमत बढ़ जाएगी ना। समझ में आ रही है बात। तो क्या हुआ, ऐसे ही फूड की डिमांड जैसे बढ़ी तो खाने वाले लोग बढ़ गए, लेकिन खाना तो उतना ही है ना, जितना ग्रो हो रहा था उतना ही है, लेकिन अब अचानक से डिमांड बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फूड की प्राइस जो है वो भी बढ़ गई। अब फूड की प्राइस जब बढ़ती है तो किसको फायदा होता है, फार्मर्स को, जाहिर सी बात है ना। तो फार्मर्स को ऐसा लगा कि हाँ ये तो अच्छा मौका है और बढ़िया से हम क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस मतलब अपनी फार्मिंग वगैरह अच्छे से बढ़ा सकते हैं, अच्छा है आने दो। लेकिन फार्मर्स को यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जो जैसे यहाँ पे मेन फसल की किसकी बात हो रही है, कॉर्न की बात हो रही है ना, भुट्टा मक्का जो होता है ना, कॉर्न, तो उसकी बात एक एग्जाम्पल लेके हम कर रहे हैं कि जैसे कॉर्न है, तो कॉर्न क्या होता था कि ऐसा नहीं है कि इस कंट्री में ग्रो हो रहा है तो सिर्फ इसी कंट्री में ग्रो रहा है। यूजुअली मैं बता रही हूँ कि कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होना महसूस करती थी या उनको लगता था कि सेल्फ सफिशिएंट ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ती थी तो दूसरी कंट्री से भी मंगाते थे, इंपोर्ट करवाते थे, है ना। जैसे कॉर्न का इंपोर्ट ये लोग करवाते थे अपने देश में, तो कॉर्न का इंपोर्ट करवाते थे। तो इंपोर्ट में हमने हमेशा से यही पढ़ा है कि जब भी इंपोर्ट दूसरे देश से होता है तो वो पर्टिकुलरली थोड़ा सा सस्ता रहता है ना। कि जैसे जब यहाँ के फार्मर, जहाँ पे प्राइस महंगी है, यहाँ के फार्मर अब ग्रो करेंगे तो वो जब कॉर्न को बेचेंगे ना तो उनकी कीमत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो कॉर्न बाहर से आ रहा है ना। तो अब मार्केट में क्या है, एक सस्ता कॉर्न भी है, एक महंगा कॉर्न भी है, तो जनता क्या लेना पसंद करेगी, सस्ते कॉर्न को, है ना। तो फिर फार्मर्स को फायदा नहीं होगा। तो फार्मर्स ने क्या बोला कि यार ये तो हमारा मौका है, हम अच्छे से काम कर सकते हैं, यहाँ पर तो हम कमा सकते हैं, तो आप क्या करो, कॉर्न लॉ लगाओ, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करा कि कॉर्न लॉ लगाओ और क्या करो, इंपोर्ट जो है वो रोक दो, कॉर्न के इंपोर्ट रुक जाएंगे तो जनता के पास में यही वाला कॉर्न खरीदने के लिए रहेगा, तो वो यही वाला कॉर्न फिर क्या करेगी, मार्केट से खरीदेगी, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉर्न लॉ को इंपोज कर दिया, है ना, मतलब लगा दिया कि कॉर्न लॉ के तहत दूसरी कंट्री यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब फार्मर्स को अच्छा फायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि फार्मर्स को तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो खरीदने वाले हैं उनको तो नुकसान हो रहा है ना। भाई जिस इंडस्ट्रीज में कॉर्न की जरूरत है या जिन इंडस्ट्रीज में कॉर्न की जरूरत है या लोगों को भी खाने के लिए कॉर्न चाहिए, तो वो तो कह रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यार ये कॉर्न तो हमको महंगा पड़ रहा है और ये तो गलत है, इसकी वजह से तो हमको काफी दिक्कत आ जाएगी, हमको महंगा खरीदना पड़ेगा, तो कॉर्न लो को क्या करो, हटा दो। तो मतलब फार्मर क्या कह रहे हैं कि कॉर्न लो को लगाओ और इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉमन लोग क्या कह रहे हैं कि कॉर्न लो को हटा दो, है ना। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा। अब गवर्नमेंट किसकी बात सुनेगी, फार्मर्स की सुनेगी या इंडस्ट्रियलिस्ट की? जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियलिस्ट की बात सुनेगी, क्योंकि वो जो एरा है, ये जो समय है, अब किसका होने लगा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का होने लगा था, है ना। अब उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था। पहले फार्मर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, लेकिन अब समय बदल गया था, अब इंडस्ट्रियलिस्ट का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया था, है ना। तो सरकार ने बोला कि चलो कॉर्न लो को क्या करो, हटाओ और इंपोर्ट जो है वो आने दो। तो अब मार्केट में क्या होने लगा, बाहर का इंपोर्ट आने लगा, है ना। तो यहाँ पर जो ग्रो कर रहे थे फार्मर्स, वो नाराज हो गए, क्योंकि अब नाराज तो जाहिर सी बात है फार्मर्स होंगे ही ना, कि क्योंकि अब वो अगर
बनाएंगे भी या फिर प्रोड्यूस करेंगे भी कॉर्न, तो उनका कॉर्न कोई खरीदेगा नहीं, तो उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने बोला हम नहीं कर रहे खेती, जाने दो। तो ऐसे उस समय पे काफी ज्यादा फील्ड जो है वो अनकल्टिवेटेड छोड़ दी गई और वो अलग अलग जॉब्स के लिए बाहर निकल गए कि कहीं को कहीं जाए या कहीं कहीं जाए या कहीं कहीं जाए। अब वो तो चलो फार्मर्स वाला किस्सा हो गया। अब क्या सिचुएशन क्या बनी कि अब खाना क्या है, अब खाना सस्ता है ना, खाना सस्ता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला एरा है ना। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला एरा है, लोगों को काम भी बढ़ने लगा है, साथ ही साथ में बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होने लगी है, तो लोगों की इनकम भी बढ़ने लगी है। लोगों की इनकम भी बढ़ने लगी है तो लोग क्या करने लगे हैं, अच्छा अच्छा खाने पीने लगे हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी शेप होते हुए हमको यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि अब क्या होने लगा है कि ये क्या हो गया कि इंपोर्ट तो आ रहा है, बाहर से आ रहा है ना। अभी पहले तक क्या हो रहा था कि जो क्रॉप है वो यहीं पे ग्रो की जा रही थी और यहीं के लोग खा रहे थे, लेकिन अब जो खाना है वो दूसरे देशों से आने लगा था। समझ में आई बात? अब लोगों की क्या बढ़ गई थी, लोगों की इनकम बढ़ गई थी, लोगों के पास में पैसा भी आ गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से, तो वो ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की डिमांड भी करने लगे। जब पैसा कम होता है तो हम सोचते हैं कि छोटे बहुत में खा पी के काम निपटा लो, लेकिन जब पैसा आने लगता है ऐसा लगता है ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, है ना। पर अब यहाँ के फार्मर्स ने तो काम छोड़ दिया था, है ना। तो फिर अब क्या करें, तो फिर अलग अलग देश में, जैसे कि यूरोपियंस ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग देश वो लोग कॉन्कर कर रहे थे, अमेरिका को खाली कर दिया था, वहां पे यूरोपियंस शिफ्ट हो गए थे, है ना। तो अब क्या होने लगा कि यहाँ के फार्मर्स को भी काम की जरूरत थी और खेती करने की भी जरूरत थी दूसरी दूसरी जगह, तो ये फार्मर्स भी अमेरिका जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, अलग अलग देशों में जाके बसने लगे। और वहां पर भी क्या होने लगा, ऐसी लैंड जो है वो क्लियर होने लगी, क्योंकि फार्मर्स को क्या समझ में आया कि यहाँ पे अगर ग्रो करेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मंगा दूसरे देशों से रहे हैं इंपोर्ट, तो क्यों ना हम ही दूसरे देशों में जाके अपनी खेती एस्टेब्लिश कर ले, वहां से भेजेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग ये लोग भी शिफ्ट हो गए और ज्यादा के ज्यादा लैंड जो है वो अलग अलग कंट्रीज में क्लियर होने लगी और वहां पे खेती जो है वो शुरू होने लगी, खेती वहां से शुरू होने लगी और वहां से इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया। तो अब पास ही में से या उसी कंट्री में से खाना नहीं आ रहा था, अब खाना कहां से आ रहा था, मीलों दूर से, मीलों दूर से। ना फार्म इनके हैं जहाँ पे खाना आ रहा है, ना लोग इनके हैं जहाँ पे खाना आ रहा है, कुछ भी नहीं, वो बहुत लोग भी अलग है, खाना पीना भी अलग है, जगह भी अलग है और काफी अलग अलग जगह से खाना आने लगा था सारे देशों में, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो हम अभी यूरोप की बात करें, है ना, तो यहाँ पर अलग अलग देशों से खाना आने लगा था। अब जब खाना लेके आना है या फिर इम्पोर्ट करवाना है चीजों को ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसा तो है नहीं कि इधर से पोटली फेंक के मारेंगे तो पहुंच जाएगी, नहीं ना। वाइड रेंज पे खाना आता था, वाइड रेंज पे इंपोर्ट होता था, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ग्रो नहीं कर रहा, अब खेती यहाँ पे कर नहीं रहा, अलग अलग जगह पे खेती हो रही है, तो उसके लिए क्या चाहिएगा, रेलवे सिस्टम चाहिएगा, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा चाहिएगा, तो ये सारी चीजें क्या होने लगी, डेवलप होने लगी। तो इस तरीके से क्या हुई, वर्ल्ड इकोनॉमी शेप हुई कि अब अलग अलग जगह पर चीजें बनने लगी थी और वहां से सामान आने लगा था और उनको ही डेवलप करने के लिए रेलवे लाइंस, लैंड रूट, सी रूट्स, सब कुछ बहुत ज्यादा डेवलप किए जाने लगे थे। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसी को हम इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लेते हैं। कहां से बात शुरू हुई, चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन, कंजम्पशन जो है वो इंडस्ट्रियल यूरोप में चेंज हो गया। कंट्रीज इनिशियली उनको सेल्फ सफिशिएंट होना पसंद था कि मतलब हम हमारा ही उगाए और हमारे ही खाएं, बाहर से कम मंगाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो मंगवाते थे लेकिन कम से कम मंगवाते थे। बट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मेंट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इस समय पे 19th सेंचुरी में अगर हम देखें तो सेल्फ सफिशिएंसी ब्रिटेन के केस में ऐसा था कि काफी लो था। हमने पिछले में भी बात की थी ना कि ब्रिटेन में ऐसे सस्ता पुस्ता ही खा रहे हैं, नहीं थी ऐसी कोई ज्यादा पैसा यहाँ पर था नहीं, है ना, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी काफी ज्यादा होते थे। देन केम दी कॉर्न लॉ, पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड फॉर फूड ऑल्सो इंक्रीज, पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड की डिमांड भी बढ़ी, अर्बन सेंटर्स भी बढ़ने लगे और अब क्या होने लगी, अब इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, फूड ग्रेन्स की भी डिमांड बढ़ी, तो लैंडेड ग्रुप मतलब जिन लोगों के पास में जमीन है यानी कि फार्मर, तो वहां से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर गया कि कॉर्न लॉ को कॉर्न के इंपोर्ट को रोक दिया जाए, है ना, ताकि हम क्या करें, हम ही अपना अपना सामान बेचें और उससे हमको फायदा हो, है ना। तो कॉर्न लॉ कौन से लॉ होते हैं, ऐसे लॉ जो कि गवर्नमेंट को अलाउ करते हैं कॉर्न के इंपोर्ट को रोकने के लिए। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो गए, प्रेशर फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन ड्वेलर्स, दे वर अनहैप्पी विथ हाई फूड प्राइसेस, क्योंकि फार्मर्स अगर यहीं के ग्रो करेंगे और ये बेचेंगे तो इंपोर्ट के कंपैरिजन में फार्मर का बेचा हुआ, यहाँ के फार्मर का बेचा हुआ सामान क्या था,
महंगा था तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको महंगे में सामान खरीदना पड़ रहा था एज अ रॉ मटेरियल। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये तो गलत है, तो उन्होंने कॉर्न लॉ को अबॉलिश करने की बात की। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो वही मैंने जो है आपको हिंदी में पूरी कहानी सुनाई, वही आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कॉर्न लॉ हटा दिए गए तो ब्रिटेन में फूड का इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया। अब जो है वो पहले से, यानी कि एज कंपेयर टू कंट्री में जो फूड प्रोड्यूस होता था उससे सस्ता फूड यहाँ पर आने लगा। ब्रिटिश एग्रीकल्चर कुडंट compete विद इंपोर्ट, जो यहाँ का एग्रीकल्चर था वो उस इंपोर्ट से compete नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने क्या बोला, वास्ट लैंड जो है वो अनकल्टिवेटेड रहने लगी और थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क, उनको काम जो है वो उनका हट गया। दे फ्लॉक्ड टू द सिटीज एंड माइग्रेटेड ओवरसीज, तो उन्होंने बोला कि यहाँ काम नहीं कर रहे, यहाँ की खेती नहीं कर रहे, यहाँ नहीं बेच रहे, लेकिन ये मंगवा तो दूसरे देशों से रहे, तो अपन ही दूसरे देशों में चलो और वहाँ खेती करो, तो कम से कम ये लोग खरीदेंगे तो हमारा काम होगा। तो ऐसे ये लोग दूसरे देशों में शिफ्ट होने लगे। अब जब इंपोर्ट आया ना, तो इंपोर्ट की वजह से प्राइसेस गिर गई, है ना, प्राइसेस ही तो गिरवाना चाहते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, यही चाहते थे ना कि सस्ते में सामान मिले। तो जैसे ही फूड प्राइसेस गिरी, कंजम्पशन बढ़ गया, लोग ज्यादा से ज्यादा खाने लगे। फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और फूड इंपोर्ट बढ़ने के कारण काफी अच्छा जो है वहाँ की सिचुएशन हो गई, इनकम भी काफी ज्यादा लोगों की बढ़ गई और अलग अलग जगह पर लैंड जो है वो क्लियर होना चालू की गई। फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया गया, ताकि ब्रिटेन की डिमांड जो है वो ब्रिटेन की खाने की डिमांड जो है उसकी पूर्ति की जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अब उगा नहीं रहा था, अलग अलग देशों से खाना आ रहा था। तो फिर वहाँ के जो जंगल है उनको साफ की, लैंड अगर खेती करनी है तो जंगलों को साफ करना पड़ेगा ना, वहाँ पर खेती लायक जमीन को बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पर लोगों को और ऐसा अलग अलग देशों में ऐसा लगने लगा कि यार ब्रिटेन के में तो खाना नहीं बन रहा, और वहाँ से इम्पोर्ट वो लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह से खाना मंगाते हैं, चलो अपन लोग ग्रो करते हैं तो अपन ही वहां पर भेजा करेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज में ये सारी लैंड जो है वो क्लियर करवा दी गई, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लैंड जो है वो क्लियर करवा दी गई। ओनली क्लियरिंग लैंड वाज नॉट इनफ, सिर्फ लैंड क्लियर करना ही इनफ नहीं था, उसके लिए अगर इंपोर्ट वगैरह सारी चीजें करनी है या चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए रेलवेज की जरूरत पड़ेगी, जो कि पोर्ट को लिंक कर सके विद इन द कंट्री। न्यू हार्बर्स, शिप कार्गोस की जरूरत पड़ने लगी, सेटलमेंट और बिल्डिंग की जरूरत पड़ने लगी, कैपिटल जो है वो लंदन से फ्लो होने लगा, लेबर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आने लगे, साथ ही साथ में माइग्रेशन जो है वो काफी ज्यादा होने लगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, वर्ल्ड की इकोनॉमी शेप होने लगी। नियरली 50 मिलियन पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट कर गए। क्यों माइग्रेट कर गए, क्लियर है, समझ में आया। वहां पे खेती करने के लिए गए वो लोग, कि यहाँ पे खेती कर रहे हैं तो सामान नहीं बिक रहा और ये लोग बाहर से मंगा रहे हैं तो हम ही बाहर चले जाते हैं और वहां से सामान बेचते हैं, है ना। तो ऐसे ये लोग अलग अलग जगह पर जाने लगे। अराउंड 150 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग। क्लियर है। अराउंड 1890s ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैज टेकन शेप। 1890s के अराउंड तो ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है वो बनने लगी, कि यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे खेती हो रही है, उसका सामान यहाँ भेजा जा रहा है इस कंट्री में, यहाँ वाले लोग उस कंट्री का खाना खा रहे हैं, उस कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है। किसके कारण हुआ ये सब? ये सब लेबर मूवमेंट, कैपिटल फ्लो और टेक्नोलॉजी के कारण ही पॉसिबल हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। फूड केम फ्रॉम माइल्स अवे, बहुत दूर दूर से खाना आने लगा। ऐसा नहीं कि डब्बे में बना बनाया खाना आने लगा, मतलब रॉ खाना, है ना, जिसको यहाँ पर बनाया जा सके, जो खेती करके जो उगाया जाता है ना, वो वाला। कल्टिवेटेड बाय वर्कर्स ऑन लार्ज फार्म लैंड दैट वर न्यू टू द लैंड, ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज एंड शिप्स, मैन्ड बाय लो पेड वर्कर्स फ्रॉम कहाँ से वर्कर्स आए थे? सदर्न यूरोप से, एशिया से, अफ्रीकन, कैरिबियन से अलग अलग लोग जो है वो लेबर का काम किया करते थे और इस तरीके से जो है अलग अलग काम होने लगा था। जो मैंने हिंदी में आपको स्टोरी समझाई ना, वही आपको इंग्लिश में अच्छे से पढ़ के बताई ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा, क्योंकि इंडिया क्या थी इस समय तक, यहाँ पर ब्रिटिशर्स आने लगे थे, है ना। इंडिया में इन्वेजन जो है वो ब्रिटिशर्स का हो गया था, धीरे धीरे कंट्रोल वो लोग जमाने लगे थे, है ना। तो यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटेन की फूड डिमांड को बढ़ाने के लिए या फिर डिमांड को पूरी करने के लिए हमारे यहाँ के जो डेजर्टेड एरियाज है उनको फर्टाइल करने की कोशिश की, कि वो डेजर्टेड एरियाज में भी थोड़ी
थोड़ी बहुत फसल उगाई जाए ताकि वहाँ से खाना फिर वहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो कर दें, है ना। ड्रामेटिक चेंज ऑन स्मॉलर स्केल, मतलब एक चेंज आया लेकिन बहुत बड़े स्केल पे नहीं आया, लेकिन छोटे स्केल पे आया। जैसे कि पंजाब वाले, वेस्ट पंजाब आप देखोगे, पंजाब का वेस्ट पार्ट, तो उसमें आपको यूजुअली थोड़ा सा नीचे वाली साइड में देखोगे तो राजस्थान वाला एरिया भी दिखेगा। टू ट्रांसफॉर्म सम डेजर्ट वेस्ट इनटू फर्टाइल लैंड, डेजर्ट वेस्ट को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की ताकि वीट, कॉटन और ये सारी चीजें ग्रो की जाए, क्योंकि वीट तो खाने के लिए चाहिए और कॉटन उनकी इंडस्ट्रीज के लिए भी चाहिए, है ना, एज अ रॉ मटेरियल। तो ये चीज भी यहाँ पर इंडिया में होने लगी और ऐसी एरियाज को कैनाल कॉलोनी कहा जाने लगा, जहां पर इरिगेशन बढ़ा दिया गया ताकि डेजर्ट जो है उसको फर्टाइल कर दे। तो इरिगेशन बढ़ाया था तो उन एरियाज को क्या कहा जाने लगा, कैनाल कॉलोनीज कहा जाने लगा। सिमिलर स्टोरी फॉर कॉटन रबर, जैसे कि वीट और कॉटन के लिए, ऐसी कॉटन रबर और इंडिगो के लिए भी सेम स्टोरी है। बिटवीन 1820s एंड 1914 वर्ल्ड वाइड ट्रेड जो है वो 25 गुना से 40 गुना हो गया। 60% ट्रेड जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट में होने लगा, यानी कि वीट, कॉटन, रबर, कोल, इनमें ट्रेड ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होने लगा, यानी रॉ मटेरियल का एक्सचेंज काफी ज्यादा होने लगा। आई होप इतना आपको क्लियर है और समझ में आया कि कैसे ये जो हेडिंग है ना कि द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे बनी, ऐसे ही बनी, है ना, कि पहले एग्रीकल्चर सिर्फ एक जगह पे कन्फाइंड था, वहीं पे उगाते थे, वहीं पे खाते थे, लेकिन कॉर्न लॉ और ये सारी कहानियों के बाद में अलग अलग जगह पर एग्रीकल्चर होने लगा, दूर दूर पे एग्रीकल्चर होने लगा, वहां से इंपोर्ट होने लगा। अब इंपोर्ट करने के लिए सी से तो लेके आ जाएंगे, पोर्ट तक तो छोड़ देंगे, पोर्ट के अंदर अलग अलग जगह विद इन कंट्री भी लेके जाना है तो रेलवे लाइन्स की जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें क्या होने लगी, डेवलप होने लगी, है ना। तो एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आए ना, इस पीरियड के पहले ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा था। समझ में आई बात, ठीक है, इतना क्लियर है। साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि पहले इस फेज में गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स की बात माना करती थी, लेकिन अब इंडस्ट्रियलिस्ट के अकॉर्डिंग काम करने लगी। क्यों? क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था। समझ में आई बात, क्लियर है इतना। तो ऐसे ही सारी वीडियो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, मैग्नेट ब्रेन्स ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम लोग 2 वीडियो दिखा के आपसे पैसे नहीं मांगने वाले बिल्कुल भी। आप अपना सारा का सारा सिलेबस हमारे साथ में बैठकर कंप्लीट कर सकते हो। नॉट ओनली सिलेबस, आपका पूरा जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आपके एग्जाम में कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, सारी चीजें हम लोग पूरी कंप्लीट करवा देते हैं आपके एग्जाम के पहले, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए लाइफ में या स्कूलिंग टाइम या एजुकेशन के टाइम पैसा ना लगे कि यार थोड़े और पैसे होते तो ऐसी कोचिंग कर लेता, वैसी कोचिंग कर लेता, ये सब्सक्रिप्शन खरीद लेता, ये वाली फीलिंग आपके पास में ना आए। इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स के सारे टीचर्स, सारे लोग आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। किंडरगार्टन से 12th तक एनटीएससी ओलंपियाड सारी वीडियोस हमारे पास में अवेलेबल है, एक्सेस करो और बढ़िया पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।